हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहां आदित्य शर्मा नाम का एक लड़का है। एमबीए कॉलेज में पढ़ता है, फुटबॉल भी खेलता है और अपनी फैमिली के हेल्प के लिए फर्स्ट कैब ऐप सर्विस में कार ड्राइवर भी है। एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आज उसने अपनी फुटबॉल टीम का फुटबॉल मैच भी जीता है। आज उसकी बहन की मैरिज एनिवर्सरी भी है। घर में एक छोटी सी पार्टी भी है। पर आदित्य के दोस्तों ने जीत की खुशी में एक और पार्टी रखी है। वो वहां जाने तैयार हो ही रहा होता है कि उसकी बहन बोलती है कि ठीक है, तू चले जाना, पर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ी सी राइड कर दे, आज कोई भी राइड हुई नहीं है। वो पहले तो मना करता है कि उसे पार्टी में जाना है, पर अपनी बहन उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अपने भांजी या भांजे के लिए चले जा जो कि आने वाले हैं। तो वो चला जाता है, बोलता है अभी पार्टी में समय है, मुझे कार भी लेके जाना मिल जाएगा। तो वो चला जाता है। अब यहाँ बहुत सारी राइड करने के बाद जब वो पार्टी में जा ही रहा होता है कि अचानक शनाया कार बुक करती है। वो कैंसिल कर देता है बुकिंग, पर शनाया कार में आकर बैठ जाती है। वो बुकिंग कैंसिल करने पे मना कर देती है। अब उसे वो लेकर जाता है उसके घर। बार बार वो अपनी ड्रॉप लोकेशन चेंज करती है, पर जैसे तैसे करके शनाया अपने घर पहुंच जाती है। अब जब आदित्य उसे ड्रॉप करके निकल ही रहा होता है कि शनाया का फ़ोन उसकी कार में रह जाता है। वो उसके फ़ोन उसको देने वापस आता है उसके घर। तो शनाया उसे अपने घर इनवाइट करती है। पहले तो आदित्य थोड़ी सी हिचक खाता है और मना कर देता है, पर शनाया के बार बार बोलने पर वो आ जाता है। शनाया उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है। पहले तो वो मना कर देता है कि उसे ड्राइव करना है, पर वो बोलती है अब तो तुम्हारा पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं है, पार्टी तो वैसे भी ख़त्म हो गई होगी, क्यों ना तुम यहीं सेलिब्रेट कर लो। दोनों ड्रिंक करते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। शनाया उसे कुछ ऐसी बातें बताती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों के बीच फिजिकल संबंध बनते हैं। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है और वो घर जाने रेडी होता है तो वो शनाया को गुड बाय कहने आता है। वो जैसे ही शनाया के पास जाता है तो शनाया कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो जैसे ही शनाया का चद्दर उघाड़ता है तो उसमें देखता है कि शनाया का मर्डर हो चुका है। वो पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई है, कुछ खून उसके हाथ में भी लग जाता है। वो उसे धोकर साफ करने की कोशिश भी करता है। वो चाकू भी धोता है जिसमें शनाया का खून लगा हुआ है। अब हड़बड़ी में आदित्य अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर वहां से भागता है, पर वहां प्रमोद कुमार उसे देख लेता है। वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरी गाड़ी से। यहाँ पुलिस वाले आते हैं और दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। यहाँ पुलिस वालों को शनाया के मर्डर की भी जानकारी मिल जाती है। अब जैसे ही आदित्य पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो प्रमोद कुमार उसे पहचान जाते हैं और बोलते हैं यही शनाया के फ्लैट से जल्दी भागते हुए जा रहा था। अब आदित्य के पास वो चाकू भी मिलता है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। यहाँ पर ये केस मिलता है इंस्पेक्टर रघु को। इंस्पेक्टर रघु बहुत ईमानदार तो हैं, पर वो क्रिमिनल पर कोई भी रहम नहीं करते और आदित्य पर तो रेप के साथ साथ मर्डर का भी चार्जेस है। वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा आदित्य को मिले। अब सीरीज में एंट्री होती है माधव मिश्रा की, जो कि पेशे से एक वकील हैं और काफ़ी फ़नी है। अब वो आदित्य का केस लेना चाहते थे, पर जब तक ये केस वो लेते, ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन चुका था, क्योंकि आदित्य ड्राइवर था फर्स्ट कैब का और फर्स्ट कैब अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए मंद्रा को हायर करती है, जो कि काफ़ी बड़ी लॉयर है। अब उनकी असिस्टेंट है निखत। दोनों लग जाते हैं आदित्य को बेगुनाह साबित करने के लिए। जवाब सवाल के दौर चालू होते हैं और सभी कटघरे के घेरे में आके खड़े होते हैं। यहाँ प्रमोद को भी कटघरे में बुलाया जाता है। उससे सवाल पूछा जाता है कि इतने अंधेरे में आपने कैसे देखा आदित्य को शनाया के कमरे से निकलते हुए? आपने कई बार शनाया की कंप्लेंट की है कि वो अच्छी नहीं है, और आप अचानक कैसे बोल सकते हैं कि वो एक अच्छी लड़की थी? अब कटघरे में जिमी डिसूजा को भी बुलाया जाता है, जो कि शनाया का बॉयफ्रेंड था 5 साल पहले, पर अब दोनों अलग हो चुके हैं। जिस दिन मर्डर हुआ, जिमी ने शनाया को 5 बार कॉल किया, पर उसने नहीं उठाया। फ़ोन न उठाने के कारण वो उसकी बिल्डिंग में आया। जब वो गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि खिड़की में शनाया और आदित्य दोनों मौजूद हैं। दोनों के बीच काफ़ी क्लोजनेस थी। अब ये सब देखने के बाद जिमी वहां से चला गया। वो ये तो समझ गया कि जो कुछ हो रहा था दोनों की रजामंदी से हो रहा था। जिमी की ये गवाही के बाद आदित्य पर रेप का इल्ज़ाम तो हट गया, पर
मर्डर का इल्ज़ाम उसमें अभी भी लगा हुआ है। मंदिरा कैसे भी साबित करके उसे ये हटाना चाहती है, पर वो आदित्य से मिलती है। वो बोलती है कि तुम कोर्ट में ये मान लो कि तुमने मर्डर किया है, सिर्फ 10 साल की ही सज़ा होगी और तुम वहाँ से वापस निकल आओगे। पर आदित्य बोलता है मैं उस इल्ज़ाम को क्यों मानूं जो मैंने किया ही नहीं है। वो निखत भी यही बोलती है कि तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो, तुमने जो किया है तुम वही बोलो, तुमने नहीं किया तो तुम नहीं मानोगे कि तुमने मर्डर किया है। अब कोर्ट में आदित्य अपने आप को नॉट गिल्टी बोल देता है। अब आदित्य की इस बात से मंदिरा बहुत गुस्से में है। उसने आदित्य को डांटा भी है और साथ ही साथ निखत को भी डांटा है कि तुमने ये दिल से सुनने वाली बात उसे क्यों बोली। अब वो फिलहाल तो ये केस छोड़कर चली गई है। यहाँ आदित्य की बहन अवनी की लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसकी आए दिन अपने पति से लड़ाई होती रहती है। यहाँ आदित्य के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी एक छोटी सी राशन की दुकान है, उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो इस केस की फ़ीस अफोर्ड कर सकें। वो तो भला हो फर्स्ट कैब वालों का जो उन्होंने मंदिरा जैसी बड़े लॉयर को हायर करके उनकी फ़ीस दी। अब मंदिरा ने भी इस केस से हाथ खींच लिया है, पर माधव मिश्रा को अभी भी लगता है कि आदित्य ने कुछ नहीं किया, वो नॉट गिल्टी है। पर इस केस के इंस्पेक्टर रघु को अभी भी यही लग रहा है कि ये मर्डर आदित्य ने ही किया है। वो कैसे भी कर आदित्य को सजा दिलाना चाहते हैं, पर मिश्रा को अभी भी लग रहा है कि आदित्य ने कुछ नहीं किया। वो निखत को कन्विंस करता है कि तुम इस केस को लड़ो और प्रूव करो कि अभी भी कोई है मौजूद जिसने ये मर्डर किया है और वो आदित्य को फंसा रहा है। निखत अपना पूरा जोर लगाती है और भी कई गवाह आते हैं सामने और भी कई सबूत पेश किए जाते हैं, पर कुछ भी साबित नहीं होता। एंड ऑफ द लास्ट आदित्य को ही गिल्टी पाया जाता है और सनाया के मर्डर में उसे उम्र कैद की सज़ा होती है। निखत ने अपना पूरा जोर लगाया, मिश्रा ने भी पूरी कोशिश की, पर वो एक बेगुनाह को सज़ा पाने से नहीं रोक पाए हैं। जब आदित्य जेल के अंदर पहुंचा है तो उसके सामने एक अलग ही दुनिया आई है। यहाँ लोग जियो या मरो वाले कॉन्सेप्ट पर जिंदा हैं। यहाँ दो अलग गैंग चलती हैं, एक तो लायक की है, एक मुस्तफ़ा की है। लायक जो कि फ़ोन का बिजनेस संभालता है और मुस्तफ़ा जो कि ड्रग के बिजनेस में है। वो जेल में पिछले 22 सालों से है। पहले ये बिजनेस लायक का था, पर अब ये बिजनेस पर मुस्तफ़ा राज करता है। मुस्तफ़ा जेल में प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। अब उसने आदित्य को प्रोटेक्शन देने के 5 लाख रुपए मांगे हैं। अब फिलहाल तो आदित्य के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो इस कंडीशन में अपनी बहन से कांटेक्ट करता है। वो अब उसे पैसे दे भी तो कैसे दे, उसके सारे अकाउंट उसके पति के अकाउंट से लिंक है जिससे कि EMI कटती है। अब अगर वो सारे पैसे उसे दे देगी तो सारी EMI रुक जाएंगी। पर फिलहाल अवनी ने अपने भाई की हेल्प करने का डिसाइड किया है। उसने अपने पति से चेक में साइन करा लिए हैं और 5 लाख रुपए मुस्तफ़ा तक पहुंचा दिए हैं। जेल में ये सारा बिजनेस इसलिए अच्छे से चल रहा है क्योंकि जेल का जो हेड है राव, वो भी इन सब से मिला हुआ है और उसका कमीशन भी हर धंधे में पर्याप्त रूप से है। सभी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और एक अलग ही अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया चला रहे हैं। अब अवनी के पैसे निकाल लेने की वजह से उसके पति और उसके बीच काफ़ी कहा-सुनी हुई और बात डिवोर्स तक पहुंच गई। अब अवनी और उसके पति दोनों का डिवोर्स हो चुका है। बच्चे की कस्टडी अवनी को मिली है और इस केस में उसकी मदद की है माधव मिश्रा ने। माधव मिश्रा अभी भी लगा हुआ है इस केस में कि कहीं ना कहीं कोई सुराग मिले और वो आदित्य को बेगुनाह साबित करे। वो कैसे भी करके आदित्य को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि आदित्य बेगुनाह है। उसे अपनी सूत्रों से पता चलता है कि जब सनाया US से वापस आई तो उसने सोशल वर्क करने का डिसाइड किया और उसने एक नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन किया और उसने लगभग 5 साल पहले ही ड्रग्स लेना छोड़ दिया। तो आखिर उस रात क्या हुआ कि उसने ड्रग्स लेना फिर से चालू कर दिया। अब जिस ड्रग रिहाइब सेंटर में ये काम करती थी वहाँ शनाया की दोस्त पलक भी काम करती थी। अब दोनों ने उसी रात साथ में ही काम करना क्यों छोड़ा, इसकी जानकारी के लिए पलक के पास जाते हैं इन लोग, पर पलक उन्हें कुछ भी नहीं बताती। बार बार पूछने के बाद भी पलक उन्हें नहीं बताती कुछ भी। अब माधव के बार बार बोलने के बाद रघु भी फाइल को रीओपन करता है। जब रघु फाइल को रीओपन करता है तो उसे पता चलता है कि जो चाकू आदित्य के पास मिला वो बिल्कुल भी मुड़ा नहीं था। अब शनाया की बॉडी में बार बार वार किया गया था चाकू से, तो वो चाकू थोड़ा तो मुड़ना था पर वो चाकू बिल्कुल भी नहीं मुड़ा। तो इससे ये साबित होता है कि जो चाकू आदित्य के पास मिला उस चाकू से शनाया का मर्डर नहीं किया गया है।
अब निखत एक बार फिर से पलक से मिलती है। वो पलक से बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सच ना बोलने की वजह से किसी बेगुनाह को सजा मिले? तो बार बार बोलने के बाद निखत के पलक सच बताती है कि जहां इन लोग काम करते थे, जिस एनजीओ में, वहां पर ड्रग छुड़ाने के साथ साथ छोटे बच्चों का जिस्म फरोशी का धंधा भी किया जाता था। और ये बात जब शनाया और मुझे ये बात पता चली तो हम दोनों ने ही साथ में एनजीओ छोड़ दिया। अब जिस रात शनाया का मर्डर हुआ वो ठीक कुछ समय पहले इस एनजीओ के मालिक के घर 1 घंटा रही। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शनाया 1 घंटे तक इनके घर पर थी? अब इस एनजीओ के मालिक नरेश और कनिका के पास पूछताछ के लिए पुलिस जाती है, पर बोलते ना कुछ भी सच सामने नहीं आता। दोनों अटपटा सा बिहेव करते हैं और कुछ सच नहीं बताते। अब रघु और माधव मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके इन्हें पुलिस स्टेशन तक लाया जाए पूछताछ के लिए। बोलते हैं कि कैसे भी करके सच निकलवा लिया जाएगा, पर बोलते हैं ना सच निकलवाने के लिए इनके पास इतना कम समय रहता है कि जब तक इनका वकील आएगा तभी तक का समय है। वैसे नरेश तो कुछ नहीं बताता, पर नरेश की वाइफ कणिका को इन लोग ब्लैकमेल करके सच का पता लगा लेते हैं और सच सामने आ जाता है कि आखिर नरेश और कणिका ने ही मिलकर मारा है शनाया को। अब सच सबके सामने आ जाता है और आदित्य को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब 2 साल बाद आदित्य जेल से बाहर निकला है। वो भूल गया है इस दुनिया में जीना। खुली हवा में सांस लेकर उसे बहुत अच्छा तो लग रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकता। उसके अंदर वो दर्द अभी भी समाया हुआ है और यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आदित्य अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको और भी कोई स्टोरी सुननी हो तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए और ढेर सारी स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।